नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रश्मि सिंह। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर, आज दिल्ली आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। हेमवती बहुगुणा पर लिखी पुस्तक का विमोचन करेंगे। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम धामी। नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति भवन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां पर हेमवती बहुगुणा के लिए एक पुस्तक लिखी गई है। उनमें उन्होंने जो भी काम किया है उसका बखान है और इस पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। नई दिल्ली में ये कार्यक्रम है, उपराष्ट्रपति भवन में। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम धामी दिल्ली जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंत्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभय, क्या खबर है, कब रवाना होने वाले हैं सीएम धामी दिल्ली के लिए? देखो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का ये दिल्ली दौरा है, जिसको दोपहर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रात्रि विश्राम का कार्यक्रम भी है। आज ये कह सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति भवन है वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमंत नंदन बहुगुणा की जो आधार जीवन पर जो आधारित जो पुस्तक है उसका विमोचन वहां पर कार्यक्रम है, विमोचन कार्यक्रम है। उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रहेंगे। इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यक्रमों की बात करते हैं तो इस कार्यक्रम के अलावा उनके केंद्रीय नेतृत्व से मिलने का कार्यक्रम भी यहाँ पर तय हुआ है, जिसका समय मांगा गया है कि जैसे ही समय मिलता है तो फिर केंद्रीय नेतृत्व से भी मिलने का कार्यक्रम करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब अपने जो उपचुनाव है उन उपचुनावों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि चंपावत विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान यहाँ पर हो चुका है, जिसमें 31 मई को मतदान होगा, 30 जून को मतगणना होगी। तो ऐसे में जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से चुनाव प्रचार वहां पर करना है, उन सब चीजों को लेकर केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी बातचीत को रखेंगे। क्या कुछ केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश आते हैं, उन सब चीजों के लेकर मंथन वहां पर होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा राजनीतिक मायनों में कहीं महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसलिए भी समझा जा सकता है। और रात्रि विश्राम उनका दिल्ली में ही रहेगा। इस दौरान किन किन नेताओं से मुलाकात करते हैं, फिलहाल अभी उसकी आधिकारिक घोषणा यहाँ पर नहीं हो पाई है कि किस किस से समय मांगा गया है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि पार्टी के नेतृत्व से बातचीत करेंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चारधाम यात्रा पर आने का निमंत्रण भी उनकी तरफ से दिया जाएगा। जी, हेमवती बहुगुणा की लिखी पुस्तक का विमोचन होना है, तो अभय सीएम के साथ साथ अन्य लोगों की क्या खबर है? क्या पूर्व सीएम विजय बहुगुणा भी पहुंचेंगे और कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, पूर्व सीएम विजय बहुगुणा इस समय दिल्ली में ही मौजूद है और वो उसी कार्यक्रम में वहां पर रहेंगे। देहरादून से ये कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मंत्री है सौरभ बहुगुणा, वो यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं। हैदराबाद के कार्यक्रम है, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए रवाना होंगे तो उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी उस समय वहां पर मौजूद रहेंगे। और खुद जो उपराष्ट्रपति भवन में जो कार्यक्रम होगा उसमें संभावना यही जताई जा रही है कि केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय जो कैबिनेट मंत्री है वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। उसी दौरान पुस्तक विमोचन के बाद जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे तो उनको उत्तराखंड आने का निमंत्रण भी दिया जाएगा। उत्तराखंड के विकास से संबंधित जो दूसरे जो पहलू है उन पहलुओं पर भी बातचीत की जाएगी। जी अभय, अब आपने कहा क्योंकि चुनावी दौर में जा रहे हैं, उपचुनाव होना है, चंपावत में मेल मुलाकात होगी, तो क्या जब लोग जा रहे हैं तो क्या निमंत्रण इस बात को लेकर होगा या फिर योजना इस बात को लेगी कि चुनाव प्रचार भी होगा उपचुनाव में, या फिर आमतौर पर ये मानकर ही चल रहे हैं कि एक तरफा चुनाव है, उपचुनाव धामी जीतेंगे? बिल्कुल है, इस चुनाव को बीजेपी किसी भी कीमत पर ये कह सकते हैं कि हल्के मोड में नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी के जो प्रदेश संगठन है उन्होंने इस मुख्यमंत्री के उपचुनाव को लेकर चंपावत में अपना डेरा यहाँ पर डाल दिया है। पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री संगठन है अजय कुमार, वो इस समय चंपावत में ही मौजूद है और जो पार्टी के कह सकते हैं कि चुनाव के जो संयोजक हैं वो भी वहां पर मौजूद है। जो चुनाव के जो प्रभारी रखे गए, चंपावत चुनाव के जो प्रभारी रखे गए वो भी वहां पर मौजूद है। प्रदेश पदाधिकारियों की तैनाती वहां पर कर दी गई है। किस किस नेताओं को क्या जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से दी गई है वो सभी लोग वहां पर मौजूद है। तो ऐसे में बीजेपी इस उपचुनाव को लेकर किसी भी कीमत पर कोई हल्के मूड में लेने तैयार नहीं है, बल्कि बीजेपी चाहती है कि मुख्यमंत्री का ये उपचुनाव ऐतिहासिक जीत के साथ यहाँ पर दर्ज किया जा सके। रिकॉर्ड मतों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
चुनाव जीते, ताकि एक नई ऊर्जा यहाँ पर प्रदेश को मिल सके, सरकार को नई गति से काम करने का अवसर यहाँ पर मिल सके। जबकि विपक्ष की रणनीति साफ तौर पर जाहिर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने इस उपचुनाव में कड़ी चुनौती को पेश करेंगे। तो ऐसे में देखना ये होगा कि किस प्रकार से बीजेपी विपक्षी दलों की जो रणनीति है उसे नाकाम कर पाती है। जी अभय बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर पर मैं लूंगी आपसे अभी अपडेट। बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम कार्यालय में तैनात कर्मियों का अटैचमेंट समाप्त। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद यह फैसला लिया गया है। तैनात कर्मियों का अटैचमेंट को लेकर बड़ी खबर है। तैनात कर्मियों का अटैचमेंट समाप्त किया गया है। अटैचमेंट कर्मियों को मूल विभागों में भेजने के आदेश दे दिए गए हैं। तो अब जिन्हें अटैच किया गया था उन तमाम कर्मियों के लिए एक बड़ी खबर है। उन अटैचमेंट कर्मियों को मूल विभागों में भेजने का आदेश दिया गया है और जल्द ही वो मूल विभागों में कामकाज करते हुए नजर आएंगे। एक बड़ा फैसला सीएम धामी ने लिया है और आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय केंद्रा फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभय, सीएम कार्यालय में तैनात कर्मियों का अटैचमेंट समाप्त कर दिया गया, इसकी कोई खास वजह? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि कोई भी ऐसा काम सरकार की तरफ से यहाँ पर ना हो जिससे कह सकते हैं कि कर्मचारी नाराज यहाँ पर दिखे। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनकी जो सरकार है वो सरकार पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ सके, बेहतर तरीके से तेज गति के साथ रफ्तार के विकास के जो काम है वो आगे बढ़ सके। उन सब चीजों को लेकर यहाँ पर काम होना चाहिए। और यही वजह रही कि जो अटैचमेंट को लेकर जो लगातार कैबिनेट मंत्री मांग यहाँ पर कर रहे थे, कैबिनेट मंत्रियों ने अपने अपने विभागों में शुरुआत यहाँ पर करी थी। उसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री ने भी मुख्यमंत्री कार्यालय में, चाहे वो विधानसभा हो, सचिवालय हो या मुख्यमंत्री आवास हो, वहां पर जो कर्मचारी अटैचमेंट है उन सभी कर्मचारियों का अटैचमेंट वहां पर समाप्त करने का काम वहां पर कर दिया है। उनको उनके मूल विभागों में उनकी तैनाती यहाँ पर दे दी है, क्योंकि ज्यादातर पदों पर यह समझा जा सकता था कि चाहे मुख्यमंत्री का कार्यालय विधानसभा का हो या सचिवालय का हो, वहां पर जितने कर्मचारियों को अटैचमेंट पर रखा गया था वो सभी सिफारिश के दम पर वहां पर जमे हुए थे। लगातार लंबे समय से वो लोग वहां पर काम कर रहे थे। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की जो कार्य प्रणाली थी उन सब चीजों को लेकर सवाल वहां पर उठे थे और यही वजह रही कि मुख्यमंत्री ने सभी कर्मचारियों के जो अटैचमेंट थे मुख्यमंत्री कार्यालय से उन सभी को समाप्त करने का काम किया है और सभी को मूल विभागों में भेजने के लिए कहा गया है। उसके आदेश भी यहाँ पर जारी कर दिए हैं। हालांकि बहुत आंकड़े के बारे में स्पष्ट हो पाया है, कितना आंकड़ा है ऐसे अटैच्ड कर्मियों का जो वापस मूल विभाग में जाएंगे? बिल्कुल, अगर जो सीएम कार्यालय के जो सूत्र बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 50 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी थे जिनका अटैचमेंट वहां पर विभिन्न कार्यालयों में था, चाहे वो मुख्यमंत्री का सचिवालय कार्यालय हो, विधानसभा का या आवास का जो सीएम कार्यालय है वहां पर अटैचमेंट के जो कर्मचारी थे उन सभी को हटा दिया। तो यानी 50 से ज्यादा ऐसे कर्मचारी थे जिनके ऊपर एक गाज यहाँ पर गिरी है, कार्रवाई का डंडा उनके ऊपर चला और अब उनको मूल विभागों में उनकी तैनाती यहाँ पर दे दी गई है। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो कर्मचारी तैनात किए जाए वो पारदर्शी तरीके से हो, यानी जो शासक पॉलिसी की तबादला जो नीति है उस नीति के तहत जो काम होने चाहिए थे, नियमावली के हिसाब से जो काम होने चाहिए उसके तहत पारदर्शी तरीके से यहाँ पर काम हो, ताकि किसी भी प्रकार से सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े ना हो सके। जी तो अब है कोई समय सीमा भी है क्या, क्योंकि आदेश तो जारी हो चुके हैं कि मूल विभाग में भेजा जाए? बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जैसे ही आदेश यहाँ पर जारी हो चुके तो सभी कर्मचारियों को अगले 48 से 72 घंटे के भीतर अपने मूल विभागों में यहाँ पर तैनाती देनी होगी। जो कर्मचारी अपने मूल विभागों में तैनाती यहाँ पर नहीं देता है, किसी वजह से उसका कोई कारण है, तो उसकी या तो उसे अपने उच्च अधिकारी है उन तक उसको रिपोर्ट करनी होगी, नहीं तो फिर उसके खिलाफ यहाँ पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई यहाँ पर की जा सकती है। क्योंकि पूर्व में भी कई ऐसे विभाग यहाँ पर देखने में, चाहे कृषि विभाग से जुड़ा मामला हो या उद्यान से जुड़ा मामला हो या पेयजल से जुड़ा मामला हो, जिन कर्मचारियों ने अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी थी उनके खिलाफ यहाँ पर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। क्योंकि सरकार चाहती है कि किसी भी प्रकार से फोर्स जो भाई भतीजावाद या फोर्स का जो यहाँ पर आरोप सरकार पर लगता है वो आने वाले समय में ना लगे, सरकार पारदर्शी तरीके से काम कर सके। तो उसके लिए कह सकता है कि अगले 72 घंटे के भीतर इन सभी कर्मचारियों को अपने मूल विभागों में तैनात करनी होगी। जी अभय केंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर, बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा का जायजा लिया जाएगा।
मुख्य सचिव एसएस संधू आज व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। मास्टर प्लान के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा करेंगे। गोविंद घाट पुल्ला मार्ग पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। तो अब जल्द ही आपको बता दें कि चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा भी शुरू होने वाली है। ऐसे में जो मास्टर प्लान है उसके तहत कार्यों की समीक्षा की जाएगी कि कहीं कोई कोताही तो नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर सड़कों तक का जायजा लिया जाएगा। गोविंद घाट पुल्ला मार्ग पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जाएगा। चमोली से इस वक्त की बड़ी खबर, चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सजग है। एक के बाद एक लगातार दौरे निरीक्षण हो रहे हैं। बद्रीनाथ और हेमकुंड यात्रा का जायजा लिया जाएगा। और अब बड़कोट से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। यमुनोत्री धाम की यात्रा के पहले दिन 3 यात्रियों की मौत हो गई। हृदय गति रुकने से 3 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। 2 पुरुष और 1 महिला तीर्थयात्री हैं जिनकी मौत हुई है। यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं ये यात्री। कल ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई। यमुनोत्री धाम की जब यात्रा कर रहे थे श्रद्धालु, उसी दौरान 3 यात्रियों की मौत हो गई हार्ट अटैक की वजह से। इनमें 2 पुरुष हैं और 1 महिला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज्यादा वृद्ध नहीं थे, 40 से 45 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। और ये भी सरकार की तरफ से कहा गया कि जो भी यात्री आए अपना चेकअप करवा कर आए। लेकिन यहाँ पर अब जिस तरीके से 3 यात्रियों की मौत हुई है उसके बाद फिर से सवाल ये उठ रहे हैं, सरकार चेकअप करेगी, किस तरीके से व्यवस्थाएं करेगी। और जब केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा शुरू होगी, जब दूर दूर से श्रद्धालु ज्यादा संख्या में आएंगे, तो उनके लिए क्या खास व्यवस्था की जाएगी। इस घटना के बाद किस तरीके से सरकार सबक लेते हुए संसाधनों को जुटाएगी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड में आग की घटनाओं से बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले 6 सालों में जंगलों की आग में बड़ा नुकसान हुआ है। पिछले 6 सालों की अगर आंकड़ों की बात की जाए तो 15,837 हेक्टेयर जलकर आग से प्रभावित हुए हैं। इन 6 सालों में 9,918 वन अग्नि की घटनाओं ने नुकसान पहुंचाया है, जो एक बड़ा आंकड़ा है। आप सोचिए 6 साल में 9,918 वन अग्नि के मामले, यानी करीब 10,000 के आसपास की आंकड़ा पहुंच गया है। और सबसे ज्यादा नुकसान 2021 में हुआ है। फायर सीजन में सबसे ज्यादा वन अग्नि की घटनाएं हुई है, जबकि ये कहा गया कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और वन अग्नि की घटनाओं को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन अगर 2021 में सबसे ज्यादा घटनाएं होती है तो इसका मतलब ये है कि वन विभाग अपने प्लान में कामयाब नहीं हो सका है और वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रही। हमेशा इंतजार होता है बारिश होने का कि बारिश होगी और खुद ब खुद आग बुझ जाएगी, लेकिन खुद अपनी तरफ से वन विभाग के पास कोई प्लान नहीं है इस आग पर कंट्रोल करने के लिए। इसकी वजह से वन जीव मारे जा रहे हैं, वन संपदा का नुकसान हो रहा है। करोड़ों रुपए की संपदा का नुकसान अब तक हो चुका है। 6 सालों में जंगलों में आग को लेकर बड़ा नुकसान हुआ है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वो यमकेश्वर में अपने घर में रात में रुके हैं। आज सुबह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गांव घूमने के लिए गए। इस दौरान सीएम योगी के परिजन भी उनके साथ थे। भ्रमण के दौरान कई लोगों ने सीएम योगी से मुलाकात की। इस दौरान कई लोगों ने सीएम योगी के साथ फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद सीएम योगी यमकेश्वर के बित्याड़ी पहुंचे। तो सीएम योगी 28 साल के बाद अपने घर में रुके। रात में संन्यास उन्होंने ले लिया था, परिवार छोड़ दिया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश की कमान उन्होंने संभाली और दूसरी बार अब संभालने के बाद जब अपने घर मां से मिलने गए तो बहुत खुशी थी और जो गांव के लोग थे वो भी बहुत खुश थे अपने बीच सीएम योगी आदित्यनाथ को पाकर। सीएम योगी ने भी लोगों से मुलाकात की। इतने सालों बाद जो अपने घर गए तो बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन लोगों का प्यार आज भी उनके प्रति वैसा ही था।
3 दिन के दौरे पर हैं। कल पहला दिन था, मां से मुलाकात हुई और आज दूसरा दिन है। सुबह सुबह अपने गांव में टहलने के लिए निकले और कल उनका जो है वो आखिरी दिन होगा। 3 दिनों के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तराखंड में ही उनका जन्म हुआ, यहाँ पर पढ़ाई हुई, रहन सहन यहीं पर रहा। उसके बाद उत्तर प्रदेश की उन्होंने कमान संभाली और वो उत्तर प्रदेश के सीएम बन गए। बच्चे भी बहुत खुश थे, पहली बार उनसे मुलाकात हुई है, क्योंकि सुना तो बहुत है उत्तर प्रदेश के सीएम के बारे में, चाहे उनके बुलडोजर की बात हो या बच्चों के प्यार की बात हो, लेकिन पहली बार मुलाकात आमने सामने हुई गांव के लोगों की। रुक करते अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 2 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे हुए हैं, जहां कल उन्होंने हरिद्वार में हर की पैड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पहुंचकर पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की और विश्व विख्यात मां गंगा की आरती में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल विभागों में चल रहे कार्यों की समीक्षा बैठक करेंगे। इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी उन जिलों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं जहां ज्यादा विकास नहीं हुआ है। पीएम मोदी ऐसे जिलों को आच्छादित जिला बनाकर विकास की तरफ तेज करने पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में 2 जिलों में आकांक्षी जिला चयनित किया गया है, उसमें एक उधम सिंह नगर है और एक हरिद्वार है। हरिद्वार की जिम्मेवारी पीयूष गोयल को दी गई है, वहीं उधम सिंह नगर की जिम्मेवारी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को दी गई है। देश के जो राज्यों में इलाके बहुत ज़्यादा विकास से सुशोभित नहीं रहे, जो वंचित रहे विकास से, उनको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के नाते आगे बढ़ाने के लिए सभी राज्य सरकारों को, केंद्र सरकारों को, सभी को प्रोत्साहित किया है। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान को धरातल पर उतारने के लिए प्रशासन ने राजस्व टीम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में दर्जनों दुकानें और भवन को खाली करवाया है। प्रशासन की टीम ने बद्रीनाथ मंदिर सिंहद्वार के दाहिनी ओर की करीब 2 दर्जन दुकानों को खाली कराया गया है। ये सारी दुकानें रीवा रियासत रामानुजकोट ट्रस्ट मध्य प्रदेश के नाम दर्ज थी। बद्रीनाथ मास्टर प्लान के प्रथम चरण के कार्यों के प्रस्ताव के अनुरूप दुकानों को खाली कराने की कार्रवाई की गई है। दुकानों पर सालों से काबिज दुकानदारों को दुकान खाली कराने का समय दिया गया था। जो लोग तय समय पर पहुंचे वो अपना सामान खुद समेट रहे थे और जो दुकानदार नहीं पहुंचे उनकी दुकानों का ताला तोड़कर वहां से रखे सामान की फर्द तैयार कर सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। पूरे कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। गौरतलब है कि सूबे के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू आज बद्रीनाथ पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। मुख्य सचिव बद्रीनाथ में मास्टर प्लान कार्यों का स्थलीय निरीक्षण और समीक्षा बैठक भी करेंगे। और अब रुकते अगली खबर का। हरिद्वार में यूपी सरकार का आलीशान भागीरथी पर्यटन आवास होटल बनकर तैयार हो गया है। 5 मई को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस होटल का उद्घाटन करेंगे। होटल भागीरथी आवास में 100 कमरे हैं। इसमें 88 कमरे डिलक्स और 12 कमरे स्वीट वीआईपी रूम है। होटल के पास से गंगा बहती है, जिसकी वजह से पर्यटक अपने कमरे से मां गंगा के दर्शन कर सकेंगे। होटल के साथ ही एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है। होटल में लगी पेंटिंग्स भी खास है। पेंटिंग्स में हिंदू धर्म की संस्कृति को दर्शाया गया है, जिसको ललित कला एकेडमी इन पेंटिंग्स को खरीदा गया है। कार्यक्रम में सीएम योगी के साथ उत्तराखंड सीएम धामी, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और साधु संत शामिल होंगे। मिश्रा हूँ, मैं जॉइंट डायरेक्टर टूरिज्म हूँ। ये जो हमारी बिल्डिंग भागीरथी होटल बना है 100 कमरों का, इसके लोकार्पण के अवसर पे माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और उनके अनुरोध पे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिनका विशेष योगदान था इस परियोजना को पूर्ण कराने में, प्रारंभ कराने में, वो लोग भी यहाँ रहेंगे। इस भवन का उद्देश्य ये था कि जो भी 4 धाम के यात्री आ रहे हैं या इसके अलावा हरिद्वार में कुंभ भी होता है, उस अवसर पर जो यात्री आते हैं उनको आवासीय सुविधा, अच्छी सुविधा प्रदान की जा सके।
रुड़की सिंचाई विभाग की राजकीय सिंचाई उद्योगशाला जल्द ही अब एक नए लुक में नजर आएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों ने कोशिशें तेज कर दी हैं। उद्योगशाला के कायाकल्प के लिए कर्मचारियों को भी जिम्मेदारी दे दी गई है। उद्योगशाला में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर और गंदगी से तो निजात मिलेगी ही, साथ ही उद्योगशाला का पूरा इतिहास भी देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि देश और प्रदेश के विकास में उद्योगशाला का क्या योगदान रहा है, इसका भी पूरा रिकॉर्ड उद्योग में मौजूद रहेगा। थोड़ा सा कार्य की कमी चली रही है, कुछ कोविड की वजह से भी सब कुछ समस्याएं आ रही है, लेकिन अभी जो हमारी उद्योगशाला है, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा कभी बजट उपलब्ध नहीं हो पाया, तो ये थोड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गई है। इसको दोबारा से अपने वास्तविक रूप में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कालाडूंगी नैनीताल तिराहे पर आज सुबह से ही लंबा जाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को कई घंटे जाम से जूझना पड़ा है। जाम को देखते हुए पुलिस ने नैनीताल घूमने आए कई पर्यटकों को होटल बुकिंग समेत जरूरी कागजातों की जांच की और उपयुक्त कागजात नहीं होने पर्यटकों को वापस भेज दिया गया है। जाम का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस को जाम खुलवाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी है। पर्यटकों को लंबा जाम झेलना पड़ा, कई पर्यटकों को वापस लौटा दिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने जाम को खुलवाया है। आज छुट्टी पड़ी है, इस संबंध में जो है नैनीताल में बाइकर्स आगे काफ़ी पॉल्यूशन करते हैं और हल्ला करते हैं। इस चक्कर में बाइकर्स को रोका गया है और जो बाहर से व्हीकल आ रहे हैं उनकी बुकिंग होने पे उन्हें छोड़ा जा रहा है। लोकलों के लिए कोई भी रोक टोक नहीं है।